हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्यव्यवस्था की। आज इस कोर्स का 12वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान के कौन से भाग में सबऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान के भाग 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, आपको याद रखना है। और बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक संविधान में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है। तो इन आर्टिकल्स के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए इनके नाम में आता है सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ। तो ये किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ये किसके अधीनस्थ होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये स्टेट के हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, उसके अंडर ये काम करते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के स्ट्रक्चर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, भारत में है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक हिरार्की में काम करता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये क्या है, ये है भारत का इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे काम करते हैं हाई कोर्ट, और उसके नीचे काम करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, इनमें से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डील करते हैं सिविल केसेस से। सिविल केसेस जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला हो, जमीन संबंधित कोई विवाद हो, पैसे से संबंधित कोई विवाद हो, शादी या फिर तलाक से संबंधित कोई मामला हो, तो ये होते हैं सिविल केसेस जिनसे डील करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और बात करते हैं सेशन कोर्ट की। देखिए, सेशन कोर्ट जो है वो क्रिमिनल केसेस से डील करता है, जैसे कि मर्डर का कोई केस हो, रेप का कोई केस हो, आर्सन, आर्सन मतलब होता है आगजनी, तो आगजनी का कोई केस हो, या फिर चोरी डकैती रोबरी का कोई केस हो। ये सब केसेस जो होते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जिनसे डील करता है सेशन कोर्ट। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि एक ही व्यक्ति होता है, जब वो डील करता है सिविल केसेस से तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वही व्यक्ति डील करता है क्रिमिनल केसेस से तो उसको कहा जाता है सेशन जज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास में सिविल केसेस को डील करने के लिए अनलिमिटेड पावर होती है, आपको याद रखना है। और बात करें सेशन जज की, तो सेशन जज के पास में किस प्रकार की पावर होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सेशन जज किसी भी क्रिमिनल को लाइफ इंप्रिजमेंट से लेकर कैपिटल पनिशमेंट तक की सजा सुना सकता है। मतलब उम्र कैद की सजा से लेकर फांसी की सजा सुनाने तक का अधिकार सेशन जज के पास में होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर यह याद रखना है कि अगर सेशन जज किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा सुनाता है तो उस फांसी की सजा का कन्फर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे उसकी अपील हाई कोर्ट में की गई हो या ना की गई हो। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे काम करते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, और कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज के पास में भी सिविल केसेस को डील करने की अनलिमिटेड पावर होती है, आपको याद रखना है। बात करते हैं सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट के नीचे काम करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो किसी भी क्रिमिनल को 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज के नीचे काम करता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ, और कोर्ट ऑफ मुंसिफ के पास में सिविल केसेस को डील करने की लिमिटेड पावर होती है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे काम करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी क्रिमिनल को 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको नहीं भूलना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करने के लिए गवर्नर को हाई कोर्ट के साथ में सलाह करनी पड़ती है, आपको याद रखना है।
और डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं आर्टिकल 233 में। तो इस आर्टिकल का नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो दूसरे जज होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखिए आपको याद रखना है कि उनकी नियुक्ति भी गवर्नर ही करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति करने के लिए गवर्नर को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट इन दोनों से सलाह लेनी पड़ती है, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, योग्यताओं की। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्विस ना कर रहा हो। ठीक है। दूसरी योग्यता उसके पास में ये होनी चाहिए कि उसने कम से कम 7 साल तक वकालत की हो, वो कम से कम 7 साल तक वकील रहा हो। क्लियर। और तीसरी योग्यता उसके पास में ये होनी चाहिए कि उसके नाम की रिकमेंडेशन जो है वो हाई कोर्ट ने की हो, तभी जाकर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। ये योग्यताएं उसके पास में होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड की कि नालसा की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इसको समझने के लिए हम संविधान के कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो है ये डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है कि जो समाज के गरीब लोग हैं और वीकर सेक्शन हैं उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, उनको मुफ्त कानूनी सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 39A में कहा गया है। ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 जो है वो फंडामेंटल राइट है। इसमें यह कहा गया है कि कानून के आगे सभी लोग समान हैं, चाहे वो एक छोटा सा किसान हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, कानून जो है वो सभी पर इक्वल रूप से लागू होगा। तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। बात करते हैं आर्टिकल 22 के सब क्लोज 1 की। देखिए ये भी फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि हमारे देश में इस प्रकार का एक लीगल सिस्टम होना चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके, सभी के पास न्याय पाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। आर्टिकल 22 में स्पेसिफिकली क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। क्लियर। उसे जो है अपना वकील करने का अधिकार होगा। तो ये क्या है, ये है कि सभी के पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि उसको न्याय मिल सके, चाहे उसको गिरफ्तार ही क्यों ना किया गया हो। राइट। तो अगर आप गौर फरमाओगे तो ये सब आर्टिकल्स किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि कानून के सामने सब लोग बराबर होने चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो समाज का वीकर सेक्शन है, उसको मुफ्त कानूनी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उसको भी न्याय मिल सके। जो एक इकोनॉमिकल फैक्टर होता है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास में पैसा नहीं होता है, उसके कारण ऐसा ना हो कि गरीब लोगों को न्याय ना मिले। इसी कारण से डीपीएसपी के आर्टिकल 39A में गरीबों को मुफ्त कानूनी सुविधा देने की बात की गई है। तो इन सब आर्टिकल्स में जो बातें कही गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनका फायदा समाज को दिलाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा 1987 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। और इस एक्ट के तहत स्थापना की गई नालसा की, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की। क्लियर। नालसा जो है वो नेशनल लेवल पर काम करती है। आगे बात करते हैं। देखिए और बहुत सारी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं जिनका प्रावधान किया गया है उस एक्ट में। जैसे कि हम लोगों ने बात करी नालसा की। नालसा जो है ये नेशनल लेवल पर काम करती है। नालसा के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर। आगे बात करें। देखिए इसी प्रकार की एक अथॉरिटी है स्टेट लेवल पर जिसका नाम है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार की एक अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये भी आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे भी इसी प्रकार की अथॉरिटीज होती हैं। जैसे कि बात करें हम लोग तालुक सब डिवीजन लीगल सर्विस अथॉरिटी की, तो इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सीनियर सिविल जज। आगे बात करें। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी अपनी अलग से लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी होती है, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं इन लीगल सर्विस अथॉरिटीज के ऑब्जेक्टिव की कि इनका काम क्या है। तो देखिए इनके काम क्या है। इनका काम है
फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, समाज का जो गरीब आदमी है, जो वीकर सेक्शन है समाज का, उसको मुफ्त कानूनी सुविधाएं देना, ये इनका सबसे बड़ा काम है, आपको याद रखना है। जो लीगल अवेयरनेस है उसको लोगों तक पहुंचाना, कानून संबंधी जानकारी जो है वो लोगों के बीच में पहुंचाना, ये इसका एक काम है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसका एक काम होता है लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज करना। क्लियर? लोक अदालतें क्या होती हैं उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज का एक इंपॉर्टेंट काम क्या है? लोक अदालतों को जरूरत पड़ने पर ऑर्गेनाइज करना। क्लियर? आगे बात करें, देखिए जब कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का क्या तरीका होता है? उसको सुलझाने का ये तरीका होता है कि उस केस को कोर्ट में लेकर जाया जाए, वहां पर उस पर सुनवाई होगी और कोर्ट अपना फैसला देगा। तो एक तरीका तो ये होता है किसी भी विवाद को सुलझाने का। इससे अलग एक और दूसरा तरीका होता है जिसको कहा जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टीज हैं जिनके बीच में विवाद हैं उनमें सेटलमेंट करवाने का प्रयास किया जाता है। अब ये जो सेटलमेंट है ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि आर्बिट्रेशन के द्वारा, मध्यस्थता करके, या फिर कॉन्सिलेशन के द्वारा कि उनके बीच में समझौता करवा दिया जाए, या फिर लोक अदालतों के द्वारा। तो ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं ये ज्यादा ध्यान देती हैं इस बात पर कि डिस्प्यूट को सुलझाया जाए एडीआर मैकेनिज्म के द्वारा, न कि कोर्ट में जाकर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं लोक अदालत के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। बात करते हैं लोक अदालत की। सबसे पहले जानते हैं इसका मीनिंग कि इसका अर्थ क्या है। देखिए लोक का मतलब होता है लोग, तो ये क्या है? ये है लोगों की अदालत। प्यूपिल्स कोर्ट है लोक अदालत, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से केसेस को लेकर लोक अदालत में सुनवाई चल सकती है। तो देखिए ऐसे केस जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हों, या फिर ऐसे केस जो कोर्ट में जाने वाले हों, तो इस प्रकार के केस जो हैं वो लोक अदालत में जा सकते हैं। आपको याद रखना है कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए केस, या फिर ऐसे केस जो अभी कोर्ट में नहीं गए हों, वो प्री लिटिगेशन स्टेज में हों, वो कोर्ट में जाने वाले हों, तो इस प्रकार के केस जो हैं वो लोक अदालत में जा सकते हैं। आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भूलना नहीं है आपको। क्लियर? जो लोक अदालत है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है, आपको याद रखना है। और इसके बारे में तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो लोक अदालत है वो एडीआर मैकेनिज्म का पार्ट है। एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जहां पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो विवाद है वो कोर्ट से बाहर ही निपटा लिया जाए। क्लियर? आगे बात करते हैं कि लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस कैसे मिला, वैधानिक दर्जा कैसे मिला। तो देखिए लोक अदालत का सबसे पहला ट्रायल किया गया है 1982 में। कहाँ पर? गुजरात में, ये आपको याद रखना है। लोक अदालत का सबसे पहला ट्रायल जो है 1982 में गुजरात में किया गया है, इसको आपको नहीं भूलना है, जो कि काफ़ी सफल रहा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दे दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। क्लियर? आपको याद रखना है। हम लोगों ने बात करी है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की। बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, नेशनल लेवल पर नालसा है, स्टेट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और उसके नीचे भी है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी अपनी जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ होती है। तो इनका काम क्या है? इनका एक काम होता है कि ज़रूरत पड़ने पर जो लोक अदालत हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाना। क्लियर? ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं लोक अदालत के कंपोजिशन की, कि इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए इसमें सर्विंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हो सकते हैं, लॉयर्स, एडवोकेट जो हैं वो इसके मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर भी लोक अदालत का मेंबर हो सकता है। आपको याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो लोक अदालत है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से डील नहीं करती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे अपराध होते हैं जिनमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिनको लेकर समझौता नहीं करवाया जा सकता। बेसिकली ये बड़े अपराध होते हैं। क्लियर? तो जो लोक अदालत है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से डील नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए जो लोक अदालत हैं वो टेम्परेरी होती है, जरूरत पड़ने पर ही इनकी स्थापना की जाती है। आपको याद रखना है। बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो देखिए लोक अदालत के पास में एक सिविल कोर्ट की पावर होती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इसके तहत
लोक अदालत के पास में एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है कि भले ही लोक अदालत के पास में सिविल कोर्ट की पावर हो, लेकिन लोक अदालत जो है वो सिविल केसेस से भी डील करता है और क्रिमिनल केसेस से भी डील करता है। शर्त यहां पर यह है कि ये केसेस जो हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होने चाहिए, मतलब इनमें समझौता करवाने की गुंजाइश होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादा बड़े अपराध नहीं होने चाहिए। क्लियर, इसको आपको नहीं भूलना है। चलिए आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोक अदालत के बारे में, आपको याद रखना है। लोक अदालत में कोई केस गया, वहाँ पर उस पर कोई सुनवाई हुई और लोक अदालत ने उसको लेकर अपना कोई फैसला सुनाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो फैसला है लोक अदालत का, ये फाइनल होता है और ये जो फैसला है ये सभी पार्टी को मानना ही पड़ेगा, उन पर ये बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। और लोक अदालत के इस फैसले के खिलाफ भारत के किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, आपको याद रखना है। ये फैसला जो है ये फाइनल होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट लोक अदालत की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जब पहले से ही लोक अदालत थी तो परमानेंट लोक अदालत की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसको देखने के लिए हम लोग बात करेंगे लोक अदालत की कुछ कमियों के बारे में। वो कमियां मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा कि परमानेंट लोक अदालत की जरूरत क्यों पड़ी। तो बात करते हैं लोक अदालत के ड्रॉबैक्स के बारे में, कमियों के बारे में। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना है कि मान लीजिए लोक अदालत में कोई केस गया, तो लोक अदालत का जो प्राइम फोकस रहता है वो रहता है कॉम्प्रोमाइज कराने में, सेटलमेंट कराने में, समझौता कराने में। अब मान लीजिए आप कि कुछ समय तक लोक अदालत में कोई केस चला और उस केस में जो पार्टीज हैं वो समझौते पर नहीं पहुंच पाई, तो अब क्या होगा, अब जो केस है वो वापस से कोर्ट में चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी डिले हुआ जस्टिस मिलने में, न्याय मिलने में। क्लियर। तो जिस पर्पज से लोक अदालतों का गठन किया गया था कि सभी को न्याय मिले और सभी को जल्दी न्याय मिले और कोर्ट से बाहरी मामले को निपटा लिया जाए, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा अगर पार्टीज किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाती है तो। क्योंकि अल्टीमेटली जो केस है वो कोर्ट में चला गया। जो केस अब से कुछ समय पहले, मान लीजिए 1 साल या 2 साल पहले कोर्ट में जा सकता था, वो लोक अदालत की वजह से 1 साल या 2 साल के बाद में कोर्ट में जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ न्याय मिलने में अनावश्यक देरी। क्लियर। तो ये कमी है लोक अदालत की। तो अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए और लोक अदालत को पावर दे दी जाए कि वो मेरिट के आधार पर अपना खुद का फैसला भी ले सकती है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व किया जा सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 को संशोधित किया गया सन 2002 में और स्थापना की गई परमानेंट लोक अदालतों की, जिनको मेनली डील करना था पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से। बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की कि ये कौन कौन सी सर्विस होती हैं। देखिए इनमें शामिल होती है ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस, टेलीफोन सर्विस, सप्लाई ऑफ पावर्स, लाइट, वाटर सप्लाई। तो इस प्रकार की सर्विसेज जो हैं वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं। तो इनसे संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए परमानेंट लोक अदालतों की स्थापना की गई, आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि परमानेंट लोक अदालत भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से डील नहीं करती है, जैसे कि लोक अदालत वाले केस में था। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके चेयरमैन की। तो देखिए इसका चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से ऊंची रैंक का कोई अधिकारी जो है वो परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर कोई विवाद परमानेंट लोक अदालत में चला जाता है एक बार, तो अब जो कंसर्न पार्टीज हैं वो उसी विवाद को लेकर किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकती। क्लियर, ये आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है कि लोक अदालतों की तरह ही परमानेंट लोक अदालतों का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है, वो सभी पार्टीज पर बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है, उसको मानना ही पड़ता है। राइट। तो मोटे मोटे तौर पर आपको लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत इनके बीच में डिफरेंस ये याद रखना है कि जो लोक अदालतें हैं वो मेनली ध्यान देती है कॉम्प्रोमाइज पर, समझौता करवाने पर, और जो परमानेंट लोक अदालतें हैं वो पहले तो ध्यान देती है समझौता करवाने पर, और अगर पार्टी जो है वो किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाती तो परमानेंट लोक अदालतों के पास में ये पावर है कि वो केस की मेरिट के आधार पर अपना कोई फैसला सुना सकती है और उस फैसले को सभी पार्टीज को मानना पड़ेगा।
तो ये डिफरेंस है लोक अदालत में और परमानेंट लोक अदालत में, आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं फैमिली कोर्ट की। देखिए फैमिली कोर्ट की स्थापना जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत की गई, आपको याद रखना है। अब इसके नाम में क्या आया, फैमिली आया। तो ये कैसे मामलों से निपटेगी, ये निपटेगी फैमिली से रिलेटेड जो मामले हैं उनसे। क्लियर। तो फैमिली कोर्ट जो है वो फैमिली अफेयर से निपटती है। शादी संबंधित जो मामले होते हैं, तलाक संबंधित जो मामले होते हैं, उनकी सुनवाई फैमिली कोर्ट में की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये बात करते हैं कि इतने कोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, तो अब फिर से एक नया कोर्ट क्यों, अब फिर से एक नए कोर्ट की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको जरा समझते हैं। देखिए आपको पता है कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं वो दूसरे सिविल मैटर्स से अलग होते हैं, उनको समाज के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए डील करना पड़ता है, और ये ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है समझौते पर। हमारे यहाँ पर शादी को जो है वो एक इंस्टीट्यूशन समझा जाता है और हर संभव ये कोशिश की जाती है कि उस इंस्टीट्यूशन की गरिमा बनी रहे। इसी कारण से इन मैटर्स को इस प्रकार से डील किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज के बीच में समझौता करवाया जा सके। इन मैटर्स को डील करते समय जो ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट में, उनको फॉलो नहीं किया जाता। तो इस कारण से ये जो फैमिली मैटर्स हैं इनको सुलझाने के लिए एक अलग ही कोर्ट की स्थापना की गई जो है फैमिली कोर्ट। और फैमिली कोर्ट की स्थापना जो है एक एक्ट के द्वारा की गई, उस एक्ट का नाम आपको याद रखना है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए फैमिली कोर्ट की स्थापना किस प्रकार से होती है। फैमिली कोर्ट की स्थापना करती है राज्य सरकार, और इसकी स्थापना करने के लिए राज्य सरकार जो है वो राज्य के हाई कोर्ट के साथ में सलाह करती है, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें। देखिए ऐसा क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए, ऐसे प्रावधान किए गए हैं उस एक्ट में, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए इन कोर्ट्स में कोई भी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, मतलब यहाँ पर कोई वकील वगैरह नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ केवल हाई कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। राइट। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिए ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत की गई। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में याद रखना है। अब ग्राम न्यायालय की स्थापना क्यों की गई, देखिए ये क्या है, ये है जुडिशरी का डिसेंट्रलाइजेशन, जुडिशरी का विकेंद्रीकरण है ये। देखिए हम लोगों ने बात करी है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे काम करते हैं हाई कोर्ट, उसके नीचे काम करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें हम लोगों ने बात करी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अब उससे भी नीचे हम लोग चले गए, कहाँ पर, ग्राम न्यायालय में। तो इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचकर लोगों को न्याय दिलाया जा सके। तो इसका काम है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना एट ग्रास रूट लेवल। बात करते हैं कि इसकी स्थापना की कहां पर जाएगी। तो देखिए पंचायत के बारे में आप लोग जानते होंगे, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला लेवल की पंचायत, उसके नीचे आती है इंटरमीडिएट पंचायत ब्लॉक लेवल पर जो होती है, और सबसे नीचे होती है विलेज पंचायत। तो जो ग्राम न्यायालय है उसकी स्थापना जो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत है वहां पर की जाएगी, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम न्यायालय के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, पदेन अधिकारी की। तो देखिए ग्राम न्यायालय का जो पदेन अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार, और ऐसा करने के लिए राज्य सरकार जो है राज्य के हाई कोर्ट से सलाह करती है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए जो ग्राम न्यायालय है उसके पास में सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों की पावर होती है, आपको याद रखना है। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्राम न्यायालय में जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, वो मध्यस्थता कर सकते हैं ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 113 नोटिफाइड ग्राम न्यायालय हैं, जिनमें से 43 जो हैं वो फंक्शनल हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद व भाग में किए गए हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपना आंसर मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक और संविधान के भाग 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब पारित किया गया, तो इसके स्थापना वर्ष के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो संसद के द्वारा पारित किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केस लोक अदालत में जा सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, जिन पर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया हो, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा है जो कोर्ट में लंबित पेंडिंग पड़े हों, ये सही है कि नहीं है, देखना है आपको। और तीसरा है जो कोर्ट में जाने वाले हों। और चौथा है जिन पर जिला न्यायालय ने फैसला दे दिया हो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे केस जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हों और जो कोर्ट में जाने वाले हों, जो प्री लिटिगेशन स्टेज में हों, वही केस जो हैं लोक अदालत में जा सकते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 व 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लोक अदालत के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, पहला है इसका सबसे पहला ट्रायल 1982 में महाराष्ट्र में किया गया था, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। क्लियर। दूसरा दिया हुआ है कि लोक अदालत जो है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से भी निपट सकता है, तो ये भी देखना है आपको सही है कि नहीं है। तीसरा दिया हुआ है कि इसमें केवल सिविल केसेस की सुनवाई हो सकती है। और चौथा दिया हुआ है कि इसका निर्णय सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, अगर आप लोगों ने डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो इसको आप आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि लोक अदालत का ट्रायल जो है वो 1982 में महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि लोक अदालत जो है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से डील नहीं करता है, आपको याद रखना है। और बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, तो ये भी गलत है, क्योंकि लोक अदालत जो है वो न केवल सिविल केसेस से बल्कि क्रिमिनल केसेस से भी डील करता है। बस शर्त यह है कि वो केसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल होने चाहिए, मतलब उनमें समझौता कराने की गुंजाइश होनी चाहिए। क्लियर। बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि लोक अदालत का जो फैसला है वो फाइनल होता है और वो सभी पार्टीज को मानना पड़ता है, उनके ऊपर वो बाइंडिंग होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ग्राम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, पहला कथन है कि इसकी स्थापना लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत की गई थी, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा है पंचायत के प्रत्येक स्तर पर एक ग्राम न्यायालय होना चाहिए, ये आपको देखना है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। चौथा स्टेटमेंट है कि इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मध्यस्थता की जा सकती है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है वो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत होती है, न कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। क्लियर। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि उस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि पंचायत का जो इंटरमीडिएट लेवल होता है वहीं पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, न कि पंचायत के तीनों स्तर पर। क्लियर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार नहीं करती है, बल्कि राज्य सरकार करती है। राइट। और जो चौथा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राम न्यायालय में जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो मध्यस्थता की भूमिका निभाकर विवाद को सुलझा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये दोनों भाषाओं में है, इधर इंग्लिश में है और इधर ये हिंदी में है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है
जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आपको देखना है कि सही है कि नहीं है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि सत्र न्यायाधीश को, जो सेशन जज होता है, उसको मृत्यु दंड देने की कोई शक्ति उसके पास में नहीं होती है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के पास में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर होती है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि सेशन जज के पास में ये अधिकार होता है कि वो किसी भी क्रिमिनल को लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेकर कैपिटल पनिशमेंट तक की सजा दे सकता है, उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड की सजा वो दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है इसको हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल पहला ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि वे जिला और निचले स्तरों पर कार्य करते हैं। दूसरा दिया हुआ है राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों का जो पैटर्न है और उनका जो पदनाम है वो एक समान नहीं होता। ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। और तीसरा दिया हुआ है कि जो मुंसिफ अदालतें होती हैं उनमें दीवानी और फौजदारी, मतलब सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, उन दोनों को लेकर मुंसिफ अदालतों के पास में अधिकार होता है। ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो जिला स्तर और उससे निचले स्तरों पर काम करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इनका पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। देखिए, मुंसिफ अदालतों के बारे में हम लोगों ने कहाँ पर बात करी थी। मुंसिफ अदालतें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे काम करती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल केसेस से डील करता है। इसी कारण से जो मुंसिफ अदालतें हैं वो भी केवल सिविल केसेस से ही डील करेंगी, वो क्रिमिनल केसेस से डील नहीं करती है। क्रिमिनल केसेस से डील करता है सेशन कोर्ट, ये आपको याद रखना है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, ये स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करता है? तो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जिला न्यायाधीशों के अलावा अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो दूसरे जुडिशियल ऑफिसर होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल ही करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि उनकी नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल जो हैं राज्य के हाई कोर्ट और राज्य के लोक सेवा आयोग से सलाह करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह करने के बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन बतानी है कि कौन सी नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि वह पहले से ही केंद्रीय राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक योग्यता होती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि उन्हें 7 साल तक वकील होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, उसे 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी। तो ऐसी किसी भी प्रकार की योग्यता के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करने के लिए हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि अधीनस्थ न्यायालयों को अधीनस्थ क्यों कहा जाता है। वो अधीनस्थ होते हैं हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी की जाती है। आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि इन 12 एमसीक्यूज में से आप लोगों के कितने सही हुए हैं। आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड
इस टॉपिक के आप कहीं से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। आप श्योर रहो कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है सबऑर्डिनेट कोड के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।